शाम 5 बजते ही मनोहर और राय साहब पहुंच चुके थे। राय साहब के साथ उनका एक मित्र भरत कुमार भी लटक आया था। अक्सर मुखर्जी नगर में ऐसी पार्टियों में 2-4 लटकन का आना प्रत्याशित रहता था, जिसका अतिरिक्त इंतजाम हमेशा से मेज़बान को रखना ही पड़ता था। हर मित्र के साथ एक सहमित्र के आने जाने से ही परिचय का आदान प्रदान होता था और इस तरह एक सिविल प्रतियोगी का सामाजिक दायरा विस्तृत होता जाता था। हर तरह की अलग अलग विशेषताओं और भिन्न भिन्न विषयों के पारंगतों का आपस में मिलना तैयारी को और ठोस बना सकता था। इसी कारण यहाँ हर छात्र एक ग्रुप बनाने को प्रयत्नशील रहता था। वे लोग अभी सीढ़ियों से ऊपर ही चढ़ रहे थे कि गुरु के कमरे से संतोष की आवाज़ आई। मनोहर ने लपक कर दरवाज़ा खोला तो देखा संतोष और गुरु दोनों वहीं थे। आइए, नीचे ही आइए, संतोष जी यहीं हैं। मनोहर ने अंदर आते हुए राय साहब को आवाज़ लगाई। बियर का कार्टन यहाँ देखते ही मनोहर ने कहा, यहीं जमेगा का महफिल? हाँ, यहीं जमा दो। साले मनोहर जब जानते थे कि ये लौंडा न चिकन खाता है न दारू पीता है तो क्या ज़रूरत थी इस मुगलिया दावत की, गुरु ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। राय साहब अंदर घुसते ही गुरु के तेवर देख अकबका गए और फ़ोन निकाल उल्टे पांव बाहर आ गए। मनोहर गुरु की बातों और उसके मिजाज से भली भांति परिचित था और उसकी हर कड़वी मीठी बातों को सहज ही लेता था। मनोहर ने राय साहब को बाहर जाता देख हंसते हुए कहा, अब हमारी तो ले ही लिए हैं, ये बुढ़वा को छोड़ दीजिए गुरु भाई, गलती हो गया। चलिए अब पिया जाए, मूड ना ख़राब करिए, अपना भी और बेचारे संतोष जी का भी। अरे कहाँ गए हो बुढ़ो राय साहब? गुरु ने आवाज़ लगाई। हाँ हाँ आ गए, अरे वो घर से एक फ़ोन आ गया था, राय साहब ने अंदर आते हुए कहा। राय साहब के पीछे पीछे भरत भी आ गया। एक बात यह भी थी कि राय साहब ने सुबह जो पेटी देखी थी बियर की, उसकी बर्बादी ना हो इसके लिए भी उनका दायित्व था कि एक 12वां खिलाड़ी लेते चलें जिससे ज़रूरत पड़ने पर मैच में उतारा जा सके। भरत एकदम शांत स्वभाव का दिख रहा था, सबसे अपरिचित भी था, सो तत्काल शालीनता स्वाभाविक ही थी। राय साहब ने भरत का सबसे परिचय करवाया। राय साहब ने बताया कि भरत ने इसी बार छत्तीसगढ़ पीसीएस उत्तर प्रदेश लोअर सबॉर्डिनेट की मुख्य परीक्षा दी है, उसके विषय भी बताए और बिहार पीसीएस की अच्छी तैयारी है इनकी, यह भी बताया। यहाँ मुखर्जी नगर में एक दूसरे का परिचय नाम और उसके गांव घर के नाम वाले पुराने ढर्रे पर नहीं कराया जाता था। यहाँ किसी का परिचय बिल्कुल यहीं विकसित मौलिक पैटर्न के आधार पर कराया जाता था, जिसमें विद्यार्थी का विषय और उसने कई बार कहाँ कहाँ मेंस दिया है यह बताया जाता था। यहाँ एक ही परिचय सत्र था, पीटी मेंस ही मेरा परिचय है। थोड़ी देर के लिए सब भरत को देखने लगे, फिर वापस सब लग गए खाने पीने में। तब तक चिकन भी बनकर आ चुका था। म्यूजिक सिस्टम पर नुसरत फ़तेह अली खान का गाना ये जो हल्का हल्का सुरूर है बज रहा था। जिसने जितने अधिक मेंस लिखे हों वह महफिल का सबसे खास व्यक्ति होता था। जिसने इंटरव्यू दे दिया हो वह अति विशिष्ट की श्रेणी में आता था। दारू पीने के बाद वह जो भी बकचोदी बकता उसे बाकी लोग ज्ञान के रूप में लेने को प्रतिबद्ध थे। ऐसा प्रतियोगी कुछ भी बोल सकता था और उसकी थर्ड क्लास टाइप कही बातों में भी एक सार्थक मैसेज खोजना मेंस दिए प्रतियोगी का काम था और पीटी फेल प्रतियोगी का काम केवल टुकुर टुकुर देखना और ज्ञान की बातें सुनना होता था। किचन से सब्जी की कढ़ाई लाना, रोटी खरीद कर लाना, बिस्लेरी की बोतल लाना, बर्फ़ जुगाड़ करना, यह सब पीटी फेल विद्यार्थी का दायित्व होता था। बदले में उसे मेंस इंटरव्यू दिए विद्वानों का सानिध्य प्राप्त होता था। वह इसी सत्संग का लाभ प्राप्त कर खुद को पुनः अगली परीक्षा के लिए तैयार करता था। मनोहर ने चिकन की थाली भरत की तरफ बढ़ाई और एक बियर की बोतल भी सरका दी। भरत ने बियर की जगह साथ ही रखे मैजिक मोमेंट को वरीयता दी और एक पैग उसी का बनाया। बॉस, ये कम तो नहीं पड़ जाएगा और मंगा लिया जाए क्या? भरत के बोतल खोलने के साथ ही उसकी शालीनता का ढक्कन एकदम से उछलकर कमरे के किसी कोने में जा घुसा। लोग धीरे धीरे खुलते हैं पर यहाँ समय कम था, सो भरत एक झटके में खुल गया। राय साहब ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए कहा, नहीं नहीं हो जाएगा भरत जी, रहने दीजिए, काफ़ी है। भरत एक्सपर्ट की भांति लगातार पैक बनाकर सर्व कर रहा था। अब बियर को साइड में हटाकर रख दिया गया था। फिर सबने संतोष की तरफ देखते हुए उसके कमरे का जयकारा लगाते हुए चीयर्स किया। संतोष ने भी दूर से ही अपनी कोका कोला का ग्लास सटाकर हटा लिया और उनका साथ निभाने लगा। खुल के एंजॉय करने के बाद पढ़ाई का मज़ा ही कुछ और है। पढ़ाई में दोगुना एनर्जी आ जाता है, भरत ने पीने के वैज्ञानिक पक्ष पर प्रकाश डालते हुए बताया। हाँ, मेंटल स्ट्रेस कम होता है,
हम इसीलिए कभी कभार लेते रहते हैं। मनोहर ने पक्ष मजबूत करते हुए कहा। देखिए, पीना बुरा थोड़े है। कुछ लोग कहते हैं ये चरित्र का मामला है, पर ऐसा नहीं है। आप पूजा करके उठे और किसी का बलात्कार कर दीजिए तो वो बुरा है, कि कोई दारू पी के उठे और किसी को बलात्कार से बचा ले तो ये बुरा है। बताइए, सो दारू बुरा नहीं होता, आदमी का मन कैसा है ये मायने रखता है। राय साहब ने शराब ए पाक की पाकीज़ा चरित्र को बताते हुए कहा। राय साहब यहीं नहीं रुके। मुझे देखिए, ओकेजनली पीता हूँ, पर आज तक पीने के बाद कुछ भी अनैतिक न किया न बोला। आत्मनियंत्रण होना चाहिए। फिर आप चाहे कुछ भी पीजिए, दारू चरित्र नहीं खराब करता है, आदमी खुद अच्छा या खराब होता है। राय साहब ने दारू को लगभग निर्दोष साबित करते हुए एक जीते हुए वकील की तरह ग्लास गटकते हुए कहा। आत्मनियंत्रण के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने दारू के अलावा सिगरेट वगैरह के लिए भी माहौल तैयार कर लिया था। हाँ, भोसड़ी कह रहा है, दारू चरित्र नहीं किडनी खराब करता है। हल्के पीजिए आप। एक पैक पीते ही चूतड़ पर हाथ रखे घुलट जाते हैं और यहाँ ज्ञान पेल रहे हैं, गुरु ने बड़ी निर्ममता से कहा। सबने ठहाका लगाया। संतोष ने भी ठहाका टाइप लगाया। उसके अंदर की खलबली शांत भी थी और नहीं भी। वह जो देख रहा था उसे यहाँ की ज़रूरत समझ रहा था, पर वह जो सोच रहा था वह उसकी ज़रूरत थी। उसे रह रह कर बीच में एक आध बार घर याद आ जा रहा था, पर फिर मस्ती और ठहाकों के बीच यादें धुंधली पड़ गईं। संतोष ने पहली बार सुरा में ज्ञान को इस कदर डूबे देखा था। शराब की पाकशाही पर इतनी सार्थक चर्चा सुनने का पहला मौका था उसके लिए। उसका मन कर रहा था हाथ में चुल्लू भर शराब ले और आचमन कर ले। आज तक वह दारू को आवारों और अय्याशों का तामसी पेय मानता रहा था, पर अब उसकी आंखें खुल गई थीं। शराब अच्छी या बुरी नहीं होती, आदमी अच्छा या बुरा होता है। यह दिव्य ज्ञान उसे अभी मिला था। वहाँ मौजूद हर आदमी उसे हरिवंश राय बच्चन टाइप दिखाई दे रहा था और उनकी कही हर बात मधुशाला को साकार करते हुए प्रतीत हो रही थी। संतोष बिना पिए ही उस मस्ती के माहौल में तैर रहा था, कभी डूबता कभी निकलता। रात ऐसे ही गुजर गई। संतोष सुबह होने से पहले ही अपने कमरे पर जाकर सो गया था। बाकी लोग वहीं गुरु के कमरे में फर्श पर लेटे हुए थे। अचानक मनोहर उठा और जल्दी जल्दी जाने को हुआ। उसे याद आया कि आज गांव से उसके चाचा आने वाले थे। 10 बजे की ट्रेन आनी थी नई दिल्ली स्टेशन पर। 8:30 बज चुके थे। मनोहर कमरे पर पहुंचकर सीधे फ्रेश हुआ, ब्रश किया और स्टेशन निकल गया। ट्रेन आने में अभी आधा घंटा विलंब था। मनोहर के मोबाइल पर तभी राय साहब का नंबर घनघनाया। हेलो, अरे महाराज कहाँ हैं आप? उठ के किधर निकल दिए? राय साहब की आवाज़ आई। हमारे चाचा आने वाले हैं। एकदम ध्यान से उतर गया था, उन्हीं को लेने आया हूँ स्टेशन, मनोहर ने कहा। अरे ये भरत जी कह रहे थे आज शाम इनके कमरे पर महफिल जमी, नई दोस्ती की खुशी में पार्टी देना चाह रहे हैं। कितने बजे आइएगा बता दीजिए। राय साहब आप लोग कर लीजिए, हम नहीं आ पाएंगे। चाचा आए हैं, रात भर बाहर रहें या पी पा के आए तो सब गड़बड़ा जाएगा। बाबूजी को खबर जाते देर नहीं लगेगा, हमको माफ़ करिए आज भर, मनोहर ने कसक के साथ कहा और फ़ोन काट दिया। मनोहर मन ही मन चाचा के आने के बाद की प्लानिंग सोच रहा था। उसने मन पर जोर देकर सोचा तो उसे तुरंत एक बात याद आई। उसने तत्काल अपने फ्लैट में रहने वाले लड़के को फ़ोन लगाया और कहा, यार आज ज़रा द हिंदू खरीद कर मेरे दरवाजे के नीचे डाल देना, अभी के अभी प्लीज़। उसे फ़ोन करने के तुरंत बाद मनोहर ने अखबार वाले को फ़ोन लगाया और कहा, हाँ सेवक राम जी, कल से 3 दिन दैनिक भास्कर की जगह द हिंदू डाल देना मेरे यहाँ। जी ठीक है, कोई आया है का घर से सर? अखबार वाले सेवक राम ने उधर से कहा। हाँ वही समझो, मनोहर ने निर्लज्जता से कहा और फ़ोन काट दिया। असल में अखबार वाले भी इस बात को जानते थे कि कई ऐसे लड़के हैं जो किसी मेहमान के घर पर आने पर ही अंग्रेज़ी अखबार मंगवाते थे। इतने में ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर रुकी। कोच नंबर S5 से उतरे हुए 2 बड़े बैग लिए और बाँह में झोला लटकाए चाचा जी दूर से ही मनोहर को दिख गए। जी चाचा जी, चरण स्पर्श, मनोहर ने पहुँचते ही पाँव छूकर कहा। खुश रहो खुश रहो। लो पहले ये झोलवा पकड़ो ज़रा और बैगवा धरो, हम ज़रा पेशाब करके आते हैं। अभी तो ट्रेन से उतरे हैं, अंदर बाथरूम में नहीं कर लिए जो यहाँ स्टेशन पर दक्षिणी ध्रुव खोज रहे हैं मूतने के लिए। ओह, मनोहर ने मन ही मन सोचा। मनोहर वहीं खड़ा चाचा का इंतज़ार करता रहा। पूरे 10 मिनट के बाद चाचा ने वापस लौटते ही कहा, साला यहाँ तो जगह ही नहीं है, चलो तुम्हारे डेरा पर ही करेंगे। चाचा ने एक झोला उठाते हुए कहा।
चाचा ट्रेनवा में काहे नहीं कर लिए? मनोहर ने पूछा। छी छी, ट्रेनवा में बाथरूम जाने लायक है का? कैसे घुसता है लोग उसमें? तुमको बताएं, हम तो मोतिहारी से ही दाबे हुए हैं कि अब एक बार दिल्ली में करेंगे, चाचा ने हल्की चाल में चलते हुए कहा। चाचा का भारी भरकम झोला झंगटा देख मनोहर ने मेट्रो की जगह ऑटो से जाना बेहतर समझा। वह चाचा के जिज्ञासु स्वभाव से भी परिचित था। मेट्रो में जाने पर टोकन से लेकर स्वतः दरवाजे के खुलने और बंद होने तक के सभी वैज्ञानिक कारण वाले सवाल वे खोद खोद कर पूछ सकते थे। मनोहर के चाचा किडनी के मरीज थे। गांव में सबने समझाया, दिल्ली जाकर एम्स में दिखा लीजिए। जब वहां मनोहर का डेरा है ही तो रहने खाने का कोई दिक्कत तो होगा नहीं। दिल्ली में रहने वाले छात्रों के साथ एक सामान्य समस्या थी कि साल भर कोई न कोई परिचित इलाज कराने दिल्ली आता रहता था। इसका मूल कारण अच्छे चिकित्सक से दिखवाने से ज़्यादा इस बात की निश्चिंतता होती थी कि हमारा पहचान वाला एक लड़का दिल्ली रहता है। रहने खाने की चिंता नहीं। एक बात और थी, इलाज कराने आए व्यक्ति को फोकट में एक स्मार्ट और पढ़ा लिखा गाइड और हेल्पर मिल जाता था जो आईएएस की तैयारी करता है। मनोहर भी चाचा के आने का प्रयोजन जान ही रहा था। सोच रहा था कि सुबह तड़के उठकर एम्स निकलना होगा, लाइन में भी हम ही को लगना होगा। चचवा को खाली किडनी दिखवाने पहुंचा दिए हैं, बाकी तो सारा समस्या हमरे ही कपार पर है। तब कैसा चल रहा है तुम्हारा तैयारी मनोहर? चाचा ने ऑटो चलते ही पूछा। ठीक है चाचा, बस देखिए इस बार हो जाना चाहिए, मनोहर ने कहा। रास्ते में कोई भी इमारत देखते ही चाचा उसकी स्थापना का दिवस पूछते। कोई चौराहा मिलते ही जाती हुई सड़क दिखाकर पूछते कि ये सड़क किधर जाएगा। मुखर्जी नगर पहुँचते पहुँचते लगभग 150 प्रश्न पूछ लिए थे चाचा ने। मनोहर ऑटो से उतरा तो लगा जैसे परीक्षा हॉल से पीटी देकर निकला हो। कमरे पर पहुँच ऑटो वाले को चाचा ने पैसे दिए। तब तक मनोहर बैग और झोला लिए ऊपर सीढ़ी पर चढ़ने लगा, पीछे पीछे उसके चाचा भी। कितना का डेरा है ये? कमरे में घुसते ही पहला सवाल दागा चाचा ने। 5,500 का है, बिजली पानी प्लस है, मनोहर ने बैग रखते हुए कहा। बाप रे, इतना जी? साला सोना के भाव डेरा मिलता है यहाँ, चाचा ने लगभग चीखते जैसा कहा। तब ने कहा, कितना संघर्ष कर रहे हैं हम यहाँ ई महंगाई में, वो तो हम ही जानते हैं चाचा। सबको लगता होगा कि दिल्ली में फुटानी कर रहा है बाप के पैसा पर, मनोहर ने अपने मर्म स्पर्शी धारावाहिक का पहला एपिसोड सुनाते हुए कहा। अरे बाथरूमों केने है तुम्हारा? चाचा को अपना दबा दर्द याद आया। यहीं तो है, उधर कर लीजिए बाहर निकलकर, मनोहर ने रूम के बाहर गली में इशारा करते हुए दिखाया। चाचा बाथरूम होकर आए। आते ही उनके मुंह से निकला, यही ठो तुम्हारा बाथरूम है का? इसी में रोज़ जाते हो? ट्रेनवा से थोड़ा ठीक था, कितना आदमी जाता है इसमें भी? गांव देहात के खुले वातावरण से आए आदमी के लिए यह समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि मनोहर का बाथरूम भी सार्वजनिक शौचालय था, जिसे उसके अलावा फ्लैट के और 7 लड़के उपयोग में लाते थे। चाचा शेयरिंग है फ्लैट के लड़कों से, अपना सेपरेट बाथरूम वाला रूम लेंगे तो 8,000 में मिलेगा, मनोहर ने दर्दे बाथरूम बयां करते हुए कहा। और ये खाना उना कहाँ बनाते हो? चूल्हा सिलेंडर कुछ है कि नहीं? चाचा ने एक और सवाल पूछा। हाँ सब है, चूल्हा सिलेंडर सब खटिया के नीचे है, खाना टिफ़िन में आता है। चाय चुक्कड़ बनाना हुआ तो अपना चूल्हा जलाकर बनाते हैं, रुकिए आपको चाय पिलाते हैं, कहते हुए मनोहर ने अपने बेड के नीचे से छोटा सिलेंडर और सिंगल चूल्हा खींचा। एक सिविल अभ्यर्थी का यह संघर्ष देख चाचा का दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत चूल्हा बेड के अंदर धकेला और कहा, नहीं नहीं, चलो चाय बाहर ही पी लेंगे, कुछ खाने का भी ले आएंगे। मनोहर ने चैन की सांस ली, क्योंकि ना दूध था, ना चाय पत्ती, ना चीनी, ना सिलेंडर में गैस। असल में पेय के तौर पर कभी भी मनोहर ने चाय लेना उचित समझा ही नहीं था। उसकी जगह पर वह हमेशा रेडीमेड ठंडी बोतल प्रेफर करता था। चाचा जी बैग खोलकर अपना ब्रश, तौलिया, जांघिया और गंजी निकालने लगे। ट्रेन से उतरे थे सो नहाना चाहते थे। अभी अपना साजो सामान लेकर मुड़े ही थे कि उनकी नज़र दीवार पर सटे बड़े बड़े पोस्टरों पर पड़ी। एक तरफ की दीवार लेडी गागा, शकीरा, ब्रिटनी स्पीयर्स के पोस्टरों से कवर थी। दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद और एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीरें चिपकी हुई थीं। ये सब का साटे हो भतीजा, किसका फ़ोटो है? चाचा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ये लोग खाली अंग्रेजी में गाती हैं, ये सब हॉलीवुड की गायिका हैं, दुनिया में नाम है इन लोगों का। आपके अनुराधा पौडवाल और साधना सरगम से 1 करोड़ गुना बड़ा नाम है। वो तो यहाँ तैयारी करने आए तो इन लोगों के नाम के बारे में पता चला, नहीं तो मामूली गांव देहात में तो लोग इस सब का नाम भी नहीं सुने होंगे। आर्ट और कल्चर में
इससे प्रश्न भी पूछ देता है कभी कभी, ऐसे थोड़े लगाए हैं। मनोहर ने झेपते हुए ही सही पर उन देवियों के महत्व को समझाते हुए अपनी बात रखी। अच्छा, ये लोग ये माइक को इस तरह टेढ़ा करके छाती से काहे लगाए हैं? गजबे गजब लीला है भाई, चाचा ने चुहलबाजी वाले अंदाज में कहा। चाचा, वो सिंगिंग पोज है, ये मुखिया जी का भाषण थोड़े है 15 अगस्त वाला। ये माइक सीधा खड़ा कर सावधान पोजीशन में बोलेंगी। इसमें आपको गाना के अनुसार अपने साथ माइक भी नचाना होता है। भारत में ऐसा बस एक ठो हनी सिंह ही करता है और कोई माई के लाल नहीं हुआ जो अभी तक इस तरह का आर्ट जानता हो। चाचा, ये सब आगे बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, देखिएगा, मनोहर ने समझाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन एक दो ठो देवी देवता के भी फ़ोटो लगा लो, नुकसान नहीं हो जाएगा, कहकर चाचा बाथरूम की तरफ बढ़े। बाथरूम अंदर से बंद था और एक लड़का बाल्टी तौलिया लेकर बाहर भी खड़ा था। चाचा समझ गए उनका नंबर अभी लेट है, सो अपनी बाल्टी वहीं रखकर नंबर लगा अंदर कमरे में आ गए। वहाँ तत्काल के टिकट जैसन लाइन लगल है, कहकर चाचा बेड पर आकर बैठ गए और टंगी शर्ट की जेब से खैनी निकाल कर रगड़ने लगे। अच्छा, 10 मिनट में हो जाएगा चाचा, तब तक पेपर पढ़ लीजिए। आज गलती से हिंदी वाला अखबार भी दे दिया है, बढ़िया रहा, मनोहर ने पेपर बढ़ाते हुए कहा। चाचा को पेपर दे खुद द हिंदू लेकर कुर्सी पर बैठ गया। मोबाइल में हल्की आवाज़ में अंग्रेजी गाना लगा दिया। मनोहर ने एक कलम उठा, पेपर को अंडरलाइन करना शुरू किया। चाचा अपना अखबार रख एकटक मनोहर को अंग्रेजी अखबार में डूबकर पढ़ता देख रहे थे। 4-5 साल मुखर्जी नगर में तैयारी करने के बाद हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को अंग्रेजी अखबार देखने का लहजा तो आ ही जाता है। मनोहर के अखबार देखने के हाव भाव और कलम से किसी किसी वाक्य को अंडरलाइन करने की कला को देख उसे कोई भी अंग्रेजी का प्योर विद्वान कह सकता था। मनोहर अखबार की तस्वीर देखते हुए आंखों को बड़ी कर किसी न्यूज़ पर ऐसा ठहरता और होंठ हिलाता मानो एक एक शब्द वह अखबार लिखने वाले से ज़्यादा समझ रहा हो। मनोहर के चाचा उसके इस पाठन सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हुए जा रहे थे। भतीजा अंग्रेजी पढ़ रहा है, अंग्रेजी सुन रहा है, कोई मामूली बात थोड़े थी। सामान्य तौर पर हिंदी पट्टी के परिवार और समाज के लिए अंग्रेजी वो पतित पावन धारा थी जो हर पाप धो देती थी। अगर अंग्रेजी जानते हैं तो फिर आपका सब कुछ अच्छा बुरा इस आवरण में ढक सकता है। अंग्रेजी जानने वाला वहाँ सियारों के बीच लगड़बग्घे की तरह होता है। गांव से बाहर पढ़ने जाने वाले बच्चे की योग्यता भी बस इसी बात से मापी जाती थी कि इसने अंग्रेजी कितनी जानी। आईएएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के अभिभावकों को भी यह लालसा सदा बनी रहती थी कि बच्चा कलेक्टर बने, पर अंग्रेजी में बोलेगा तो बढ़िया कलेक्टर बनेगा। मनोहर वैसे ही अंग्रेजों फोबिया वाले हिंदी समाज से आया था, जहां अंग्रेजी भाषा नहीं बौद्धिकता और विद्वता का शिलाजीत था। जिसने इसे पी लिया है वही बुद्धिमान है और विद्वान है। वह अंग्रेजी के इस संजीवन गुण को खूब जानता था, इसलिए उसने भी चाचा के आते ही उन पर अंग्रेजी गैस का धुआं छोड़ दिया था कि अगर कुछ ऊंच नीच देख भी लें तो अंग्रेजी के नशे में बाबूजी को सुनाने के लिए कुछ याद न रहे। मनोहर ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर पूरा इंग्लिश माहौल बना रखा था कमरे में। एक तो वह अपने चाचा के हर टॉपिक पर पूछे गए यक्ष प्रश्नों से परेशान था। वह सोच रहा था कि काश इनकी किडनी की जगह इनका हार्ट खराब होता और सौभाग्य से फेल हो जाता तो कम से कम प्रश्नों के इस अतिरिक्त सिलेबस से तो मुक्ति मिलती। हालांकि उसका अंग्रेजी बम काम कर गया था। अभी तक सवाल पर सवाल दागने वाले चाचा अब इस इंग्लिशिया माहौल में चुपचाप खटिया पर बेंग की तरह बैठ गए। वे लगातार बस मनोहर को निहारे जा रहे थे। वे नहाना भूल गए। मनोहर को चाचा के मनः स्थिति का पूरा भान था। वह अब खेल पृष्ठ का पन्ना देख रहा था। आखिरी पन्ना बदलने के बाद अखबार को मेज पर रखा और चाचा की ओर पलटते हुए कहा, चलिए चाचा, बाथरूम खाली हो गया होगा, आप नहा लीजिए। हाँ चलो। अच्छा, इंग्लिश तुम्हारा बहुत बढ़िया हो गया है। हाँ, यहाँ पढ़ाई लिखाई में तो होना ही है। मनोहर अब समझ चुका था कि उसका इंग्लिश इंद्रजाल कायम हो चुका है। अब चाचा थोड़े शांत रहेंगे। चाचा नहा कर आए और अब बाहर घूमने की इच्छा व्यक्त की। मनोहर जानता था कि अभी 3 दिन उसे चैन नहीं मिलने वाला। उसने विस्तार से बताया कि दिन भर में उसे 3 क्लास के अलावा एक टेस्ट की स्पेशल क्लास भी लेनी पड़ती है, लेकिन वे चिंता ना करें, वह उनके लिए सारी कक्षाएं छोड़ देगा। वह अपना कीमती समय तत्काल चाचा के लिए देगा। इस तरह उसने एक भारी भरकम नैतिक बोझा चाचा के माथे पर रख दिया। ऐसा है मनोहर बाबू, तुम अपना समय ख़राब ना करो। कल एम्स जाना है भोरे भोरे। आज तुम अपना क्लास कर लो, हम यहीं रहते हैं रूम पर। अपना पढ़ाई मत बर्बाद करो।
चाचा ने बाल झाड़ते हुए कहा। मनोहर का हर दांव सही बैठ रहा था। मनोहर ने तुरंत टिफ़िन वाले को फ़ोन कर एक एक्स्ट्रा टिफ़िन लाने को कहा और एक कॉपी 2 किताब हाथ में लिए चाचा के पाँव छू क्लास को निकल लिया, जो उसे दिन भर किसी मित्र के कमरे पर करनी थी। जाते जाते उसने चाचा को ताला चाबी देते हुए समझा भी दिया था कि अगर थोड़ा घूमने फिरने का मन करे तो ताला लगा सड़क पर घूम आएँ। उसे आने में रात 7-8 बज जाएंगे।